तो नया लेक्चर स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आज का हम लोग टॉपिक पढ़ें। लास्ट लेक्चर पर जो लोग पढ़े थे वो थोड़ा सा उसको 10 मिनट में रिवाइज कर लिया जाए, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, तो जो भी पढ़ा था उसको थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज का स्टार्ट किया जाएगा। तो पहली बात ये थी प्रोकैरियोटिक सेल में कि जो 5 किंगडम है, जिसको हम उसमें से मोनेरा किंगडम के जितने मेंबर हैं उन सब को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। इसमें आते कौन कौन है? तो बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा है और पीपीएलओ। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं लेकिन रैपिडली डिवाइड करते हैं। किसकी तुलना में? यूकैरियोटिक सेल की तुलना में। फिर दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर होती हैं। फंडामेंटली सिमिलर का मतलब ये है कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल के जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो लगभग सेम होते हैं। जैसे न्यूक्लियस का ना पाए जाना, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल का ना पाए जाना, ये सब चीज़ें, या बेसिक प्लाज्मिड का पाए जाना, जो मीसोसोम का पाए जाना, इंक्लूजन बॉडी का पाए जाना, तो फंडामेंटल तो चीज़ें ठीक होती हैं लेकिन फिर भी वेरिएशन होता है। कहाँ? उसके शेप में भी और उसके साइज में भी। जैसे बैक्टीरिया में कितने बेसिक शेप हैं? तो 4 बेसिक शेप हैं। कौन कौन से? तो एक है बैसिलस, एक है कॉकस, एक है वाइब्रियो, एक है स्पाइरलम। इसका मतलब क्या है? रॉड शेप। इसका मतलब स्पाइरल शेप। इसका मतलब कामा शेप और इसका मतलब स्पाइरल शेप। ठीक है, ये स्फेरिकल है और ये स्पाइरल है। फिर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, ये याद रखिएगा, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। बस ये ना भूलिएगा, ये एक्सेप्ट सभी में लागू नहीं है। ये एक्सेप्ट किसके लिए है? माइकोप्लाज्मा। हाँ, ना मिले तो इसका मतलब माइकोप्लाज्मा वो प्रोकैरियोट हैं जिसमें क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है। ठीक, ये पर्टिकुलर सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अंदर क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको कहते क्या है? साइटोप्लाज्म। और इसी में क्या मिलेगा? इसी में जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होगा वो देख लीजिए। तो जेनेटिक मटेरियल की स्थिति ये थी कि देखिए, ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और उसी में पड़ा है जेनेटिक मटेरियल, जो कि कैसे होता है? नेक्ड। लास्ट लेक्चर का है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक रहेगा। नेक्ड जेनेटिक मटेरियल की खास बात है कि नॉट इनवेलप बाई, किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। दूसरी खास बात है कि इसके जेनेटिक मटेरियल को ही कहा जाता है सिंगल क्रोमोसोम, या इसको जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। ये बड़ा सा सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन याद ये रखना है कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कहते हैं। अब इधर आ जाओ। इसके अलावा मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। इसको कहते क्या है? प्लाज्मिड डीएनए या सामान्य प्लाज्मिड कहते हैं। ये बस छोटा होता है लेकिन सर्कुलर होता है, और क्या होता है? डबल स्ट्रैंड, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। खास बात यह है कि जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया को बहुत यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। और यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर कौन सा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू क्या? बैक्टीरिया।
अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में जो प्लाज्मिड है वो यूज होता है एज ए वेक्टर, ये बात पहले से पता है। एक बात यहाँ लिखी है कि प्लाज्मिड का यूज करके हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पाए जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिनका इस्तेमाल एज ए सेलेक्टेबल मार्कर होता है। लेकिन ये यहाँ मैंने पढ़ाया नहीं है, ये केवल 12th का एक बार लाइन लिखी है, तो ये लोग हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की पहचान क्या है? तो ना पाया जाना क्या न्यूक्लियस, ना पाया जाना क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, पाया जाना क्या राइबोसोम, पाया जाना क्या इंक्लूजन बॉडी और पाया जाना क्या मीसोसोम। इसका पाया जाना भी यूनिक कैरेक्टर है और इसका पाया जाना भी क्या है, बहुत विशेष कैरेक्टर है। ये जनरल डायग्राम एक बनाया दिया था क्या कि किसी भी बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट का जो एनवेलप है उसमें टाइटली बाउंड केमिकली कॉम्प्लेक्स लेयर पाई जाती है, जिसमें 3 लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान है और सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपोप्रोटीन है। ठीक, ये टाइटली बाउंड होती है और केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। एक साइंटिस्ट हैं क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप की थी, जिसको कहते क्या हो, ग्राम स्टेनिंग। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन से, ग्राम पॉजिटिव, और एक कौन से, ग्राम नेगेटिव। अंतर समझो क्या है, ग्राम पॉजिटिव में होता है ऐसे लोग जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं, और नेगेटिव का मतलब जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं। ठीक, कैसे, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ बताया था कि स्टेनिंग में करते क्या है। तो क्या करते हैं देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया लेते हैं, उसके ऊपर ग्राम स्टेन वायलेट यूज करते हैं और बैक्टीरिया ब्लू हो जाता है। फिर 5% आयोडीन का ट्रीटमेंट करते हैं, अभी भी बैक्टीरिया ब्लू ही रहता है। फिर इसको वाश कर देते हैं, किससे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। तो देखते हैं अगर रंग पक्का होगा तो नहीं धुलेगा, तो वाश करने के बाद अगर ब्लू कलर रिटेन कर गया तो क्या कहोगे, ग्राम पॉजिटिव। और अगर रिटेन नहीं किया तो क्या कहोगे, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की पहचान है लिपिड कम पाया जाना, पेप्टाइडोग्लाइकान ज़्यादा पाया जाना और टिकोइक एसिड पाया जाना। और इसकी पहचान है लिपिड ज़्यादा होगा, पेप्टाइडोग्लाइकान कम होगा और टिकोइक एसिड नहीं पाया जाएगा। फिर आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट का बना है। एनसीईआरटी में लिखा है इसकी थिकनेस और इसका कंपोजिशन दोनों क्या होता है, वेरिएबल होता है। बस अगर ये लूज शीत के फॉर्म में पाई जाएगी तो इसका नाम स्लाइम लेयर होगा, और अगर ये थिक और टफ होगी तो इसका नाम कैप्सूल होगा। ये नीट का आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन पूछा था व्हिच वन प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। तो अगर ये स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया पूछेगा तो क्या कहोगे, तो आंसर देंगे ग्लाइकोकैलिक्स। फिर हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकान की। एनसीईआरटी में लिखा भी और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपसे पूछेगा शेप ऑफ सेल या शेप ऑफ बैक्टीरिया कौन बनाता है, तो कहोगे सेल वॉल बनाता है। लेकिन अगर यूकैरियोट में चला गया और शेप पूछ लिया तो क्या करोगे, तो सेल वॉल तो है ही लेकिन उसके साथ साइटोस्केलेटन भी हो जाएगा। हाँ, ये मदद करती है, प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को, कहां से, बस्टिंग या कोलैप्सिंग से। सेल मेम्ब्रेन का नेचर
कैसा होता है, तो आंसर देंगे सेलेक्टिव परमिएबल होता है। और इसका स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ भी चुका है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, बैक्टीरिया की, ये स्ट्रक्चर वाइज क्या होती है, सेम होती है किसके, यूकैरियोट सेल मेम्ब्रेन। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, ये एक बार आ चुका है। ठीक, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर पढ़ा था। और अब हम लोग आज का नया लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। सेल एनवेलप पढ़ रहे थे, है ना। तो सेल एनवेलप में सेल वाल पढ़ लिया था, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया था, और सेल मेम्ब्रेन। अब उसके मॉडिफिकेशन है, सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन मीसोसोम है। तो पहली हेडिंग डाले मीसोसोम, और एक छोटा सा डायग्राम हम बना रहे हैं, वो छोटा सा बना लीजिए कहीं रफ में या कोई पेज पर। थोड़े डायग्राम जो बनवाएंगे वो आप बना लीजिएगा, बाकी लिखना नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए।
उसके पास से ले लो, उसके पास जाओ, मिल जाएगा, वो बैठा है। तो देखिए क्या है मीसोसोम। क्योंकि मीसोसोम का पाया जाना बैक्टीरिया की बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखिए, तो देखिए होता यह है कि ये मान लेते कोई एक टिपिकल बैक्टीरिया है और उसके एनवेलप में सबसे बाहर बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वाल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मान लेते ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये ऐसे फ्लैट नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन वास्तव में ऐसे ऐसे फोल्ड हो रही है। तो सेल मेम्ब्रेन की जो अंदर की तरफ फोल्डिंग है, सेल मेम्ब्रेन की जो अंदर की तरफ फोल्डिंग है, वो या तो वेसिकल के फॉर्म में होगी, या तो टिब्यूल के फॉर्म में होगी, या तो लैमेली के फॉर्म में होगी। चाहे जिस फॉर्म में हो मतलब नहीं है, मसला यह है कि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है ऐसे ऐसे। जो इसकी इनफोल्डिंग होती है उसी का नाम मीसोसोम है। इसी साल नीट 2025-24 वाले पेपर में 25 वाले में आया है क्या मीसोसोम क्या है। तो देखिए ये है तो सेल मेम्ब्रेन ही, इसी नाते ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बस सावधानी रखेंगे, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दो अलग अलग होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ना बताना, क्या बताओगे? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बना कैसे है? तो तुरंत आप कहोगे इनफोल्डिंग, किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। अब इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन से ही बना है। इसको डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। किधर की तरफ? तो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, चाहे ये बात एक ही है। तो मीसोसोम क्या है? तो मीसोसोम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक क्वेश्चन, कैसे बनता है? तो कहोगे इनफोल्डिंग किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। ये है क्या? ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। ये कैसे बनता है? एक्सटेंशन किसके? सेल मेम्ब्रेन। किधर की तरफ? साइटोप्लाज्म। अब किस फॉर्म में होगा? तो या तो ये लैमेली के फॉर्म में होगा, या तो ये टिब्यूल के फॉर्म में होगा, या तो ये वेसिकल। उससे फर्क नहीं पड़ता है। शेप कैसा होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ये है क्या। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मीसोसोम क्या है, तो मीसोसोम वास्तव में क्या है? तो कहोगे ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसे बना है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बना है, या डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। अब ऐसा क्यों किया गया है? कोई ना कोई तो पर्पज होगा। तो पर्पज हमको फंक्शन में समझ में आएंगे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो एनसीईआरटी में जो पहला फंक्शन दिया है वो इसी साल पूछा भी गया है। पहला फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला फंक्शन है सेल वॉल फॉर्मेशन। हाँ, पहला फंक्शन क्या है? तो कहोगे सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा फंक्शन देखो, दूसरा फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अभी लिखो नहीं बेटा, लिखना नहीं, लिखना नहीं, केवल सुनो। ये सब नहीं लिखना, केवल सुनो। सब लिखा आपके ऐसा ही लिखा हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। एंड जो लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेगा तो डॉटर सेल बनेंगी,
तो जो डीएनए डबल किया गया है वो इक्वली डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना चाहिए, बंटवारा भी तो हो जाना चाहिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये दूसरा फंक्शन है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी आया है, हेल्प इन। अब हेल्प इन देखो किसमें किसमें है, तो सबसे पहले तो रेस्पायरेशन में है। इसी नाते क्वेश्चन खूब आता है कि यूकैरियोटिक सेल में रेस्पायरेशन कहाँ होगा, तो आप आराम से बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया में कहाँ होगा, तो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया में कहाँ होगा, तो आंसर क्या देंगे, मीसोसोम। इसका मतलब यह है कि जो मीसोसोम है वो एनालॉगस है टू माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अच्छा, दूसरे सवाल ये है कि यहाँ रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया अगर थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी मीसोसोम पर ही क्या होंगे, मीसोसोम पर ही क्या होंगे, तो कहोगे रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट सवाल, इधर बैठ जाओ इनके साथ, अपने अमित के साथ बैठ जाओ, हाँ ये बैठ जाओ, अरे उठ जाएगी, इधर बैठ जाओ तुम। तो सवाल दूसरा ये है कि ये यहाँ रेस्पिरेशन क्यों होता है, तो कहोगे यहाँ क्या पाए जाएंगे, यहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाएंगे। और देखो चौथा जो फंक्शन है ये सिक्रीशन प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है। और जो पांचवा फंक्शन है वही इसका असली फंक्शन। इधर देखो जरा बेटा, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे बनी हुई है, तो इसका कोई ना कोई सरफेस एरिया होगा। अच्छा, अगर ये ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाए तो, अगर ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो बताओ सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो असली चीज है कि ये बढ़ा देता है क्या, सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या फायदा होगा, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से फायदा ये होगा कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएंगे, चूंकि इसी पर तो एंजाइम पाए जाते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने का मेन पर्पज क्या है, एंजाइमेटिक कंटेंट। असली फंक्शन तो यही है मीसोसोम का। ये जो ऐसे ऐसे आप फोल्ड कर रहे हो उसका एक पर्पज है क्या, सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, एंजाइम कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये 5 फंक्शन है। अभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, इसी साल नीट में आया है। ये सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में इन्वॉल्व है। ये मदद करेगा रेस्पिरेशन में, मदद करेगा सिक्रीशन प्रोसेस में, और इंक्रीज करेगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्या, सेल मेम्ब्रेन। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ जाएगा। फिर बैक में जरा चलते हैं तो मीसोसोम ऐसा भी हो सकता है, मीसोसोम ऐसा भी हो सकता है, और ये इस टाइप का मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी मीसोसोम, ये भी मीसोसोम, ये भी मीसोसोम, लेकिन इसका नाम मैंने बदल दिया है। तो ध्यान से सुनेंगे, कुछ बैक्टीरिया में सम बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया में
मीसोसोम तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीसोसोम के साथ एक और एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम क्रोमैटोफोर है। तो एक तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम बताओ, तो सबसे बढ़िया आंसर तो मीसोसोम है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मीसोसोम ऑप्शन में ना हो तो फिर आप क्या लगाइएगा, क्रोमैटोफोर। इसका नाम क्रोमैटोफोर क्यों है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं पिगमेंट। अब जो पिगमेंट पाए जाएंगे वो कौन से होंगे, तो ये होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, इसका मतलब क्रोमैटोफोर का काम क्या होगा, तो आप कहोगे फोटो सिंथेसिस होगा। तो याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, तो आंसर क्या देंगे, क्रोमैटोफोर। और ये भी क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही है। ये भी किससे बनेगा, उसी से बनेगा, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी किससे बनेगा, ये उसी से बनेगा, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्लियर है। तो देखो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला सवाल ये है कि मीसोसोम क्या है, तो हम कहते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से बनता है। ये क्या है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। और क्या है, एक्सटेंशन है क्या, सेल मेम्ब्रेन का, किसमें, साइटोप्लाज्म। फिर आता है किस फॉर्म में होगा, तो वेसिकल के फॉर्म में, टेब्यूल के फॉर्म में, या लैमेली के फॉर्म में होगा। फिर सवाल आता है कि ये करेगा क्या, तो इसके कई काम हैं, जिस क्रम में एनसीईआरटी में लिखा उसी क्रम में बताए हैं। या तो ये सेल वॉल बनाएगा, या तो ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल करेगा, और रेस्पायरेशन में हेल्प, सिक्रीशन में हेल्प। इसके अलावा सरफेस एरिया बढ़ाएगा, और क्या बढ़ जाएगा, एंजाइमेटिक कंटेंट। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी तो कह सकते हैं, इसमें मीसोसोम होगा, लेकिन मीसोसोम के साथ एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा जो इनफोल्डिंग से ही बना होगा, नाम क्रोमैटोफोर होगा, काम पिगमेंट होंगे, कौन से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फिर सवाल ये है कि यहाँ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो पलट क्या आएगा, साइनोबैक्टीरिया या BGA ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आंसर क्या देंगे, कहाँ देंगे, क्रोमैटोफोर। मीसोसोम वाला पढ़ लीजिए।
फर्स्ट राउंड में नोट से पढ़ लेते हैं, फिर अभी जितना पढ़ाएंगे वो सब एनसीईआरटी से पढ़ लिया जाएगा, है ना, 2 राउंड हो जाएगा। मीसोसोम, ये हेडिंग पड़ी है, लिखा है अंडरलाइन करें, स्पेस स्ट्रक्चर हाईलाइट करते चले। नाम क्या है, मीसोसोम, बनता कैसा है, तो हाईलाइट करें एक्सटेंशन ऑफ इनटू द सेल। ये एक्सटेंशन किस फॉर्म में होंगे, तो या तो वेसिकल होगा, या तो टिब्यूल होगा, या तो लेमिली, ठीक है। मीसोसोम क्या करता है, तो सेल वॉल फॉर्मेशन और क्या, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। और क्या करता है, तो ये हेल्प करता है किसमें, रेस्पायरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस में, और बढ़ाएगा कि घटाएगा बेटा, इंक्रीज करेगा क्या, सरफेस एरिया किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उससे क्या फायदा होगा, बढ़ जाएगा क्या, क्या बढ़ जाएगा, एंजाइम कंटेंट बढ़ जाएगा। मीसोसोम कैसा है, तो कहोगे एनालॉगस है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ा दो बिकॉज, आगे बढ़ा दो बिकॉज मीसोसोम हैव रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये शब्द याद रखिएगा, बिकॉज मीसोसोम है रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये शब्द याद रखिएगा। कैसे, अगर इसको हम आल कर दें तो सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। एग्जामिनर इतना ही चेंज करेगा, यहां लिख देगा ऑल प्रोकैरियोट हैव क्या, अनदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, क्या सारे प्रोकैरियोट में क्रोमेटोफोर है, नहीं, यहाँ आल लिखेगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है। सम प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया में क्या, एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाएगा, किसमें, साइटोप्लाज्म की तरफ, नाम क्या है, क्रोमेटोफोर, काम क्या है, पिगमेंट कौन सा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाएगा। इसके सामने एरो करके लिख दीजिए, फॉर फोटोसिंथेसिस, किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरिया पिलाई फिम्बरी, उसका फंक्शन, इसके बाद राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे। देखो क्या है, देखिए बैक्टीरिया 2 कैटेगरी के होते हैं, लिखना नहीं बेटा, 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं नॉन मोटाइल और एक होते हैं मोटाइल। नाम ही से पता चल रहा है, जो चलेंगे वो मोटाइल, जो हिले डुलेंगे नहीं वो नॉन मोटाइल। क्यों नॉन मोटाइल है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है। और ये मोटाइल क्यों है, फ्लैजिला। तो पहला सवाल ये बताओ, अगर ये स्टेटमेंट लिखा आ जाए ऑल बैक्टीरिया है फ्लैजिला, सही होगा, सही, गलत हो जाएगा, सभी बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, जो मोटाइल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। चलो ठीक है, अब जिसमें पाए जाएंगे उनका जो फ्लैजिला है वो वास्तव में क्या है वो देखो। तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। ये क्यों याद रखेंगे, इसका समझ लीजिए अंतर। अच्छा ये बताओ,
यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला पाया जाता है कि नहीं? बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला होता है वो सेल वॉल से नहीं निकलता है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो किसका एक्सटेंशन है? सेल वॉल का। लेकिन अगर कहीं किसका पूछ ले, अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला पूछ लिया तो आप क्या कहोगे? तो आप कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये अंतर आप दिमाग में रखिएगा, जल्दी में क्वेश्चन न पढ़िएगा। स्टेटमेंट लिखा होगा यूकैरियोटिक फ्लैजिला एराइज फ्रॉम सेल वॉल, ये गलत है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला एराइज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक तो सेल वॉल। ये अंतर याद रखेंगे। एक बात, अगर हम फ्लैजिला को ध्यान से देखें, अगर हम फ्लैजिला को ध्यान से देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी होता है, हुक होता है और फिलामेंट। अगर डायग्राम में देखें तो ये कुछ ऐसे होता, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल है, ये बेसल बॉडी हो गई, ये हुक हो गया और ये फिलामेंट हो गया। बेसल बॉडी होगा, हुक और फिलामेंट। इसमें से जो फिलामेंट है यही लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और यही प्रोजेक्टर। बाहर क्या निकला हुआ है? तो बाहर तो फिलामेंट वाला पार्ट ही निकला है। एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी बहुत काम की, क्या? किसी बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है उसका नंबर कितना होगा और फ्लैजिला अरेंज कैसे होंगे, ये एनसीईआरटी में लिखा है। फ्लैजिला के नंबर और फ्लैजिला के अरेंजमेंट में वेरिएशन है। वेरिएशन कहो या रेंज कहो। जैसे इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है और इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो इसका मतलब नंबर 0 हो गया। और हो सकता है इसमें एक फ्लैजिला हो सकता है इसमें 2 फ्लैजिला हो सकता है इसमें बहुत सारे फ्लैजिला हों। तो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में जिसमें फ्लैजिला होगा तो कितने होंगे? तो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और कहां कहां लगे होंगे? अरेंजमेंट। तो नंबर और अरेंजमेंट में बहुत सारी क्या है? रेंज। याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाए, ऑल बैक्टीरिया हैव सिंगल फ्लैजिला, सही है? सही है? ये गलत हो जाएगा। ऑल बैक्टीरिया हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ये भी क्या है? गलत है। ना तो सेम नंबर है और ना ही सेम क्या है? अरेंजमेंट। मतलब नंबर और अरेंजमेंट में क्या है? अंतर है। तो ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है? कितनी बातें बताई? बैक्टीरिया या तो नॉन मोटाइल होगा या तो मोटाइल। मोटाइल होगा तो फ्लैजिला मिलेगा, मिलेगा तो एक्सटेंशन किसका होगा? सेल वॉल का होगा। कुल 3 पार्ट होंगे, बेसल बॉडी होगा, हुक होगा और फिलामेंट होगा। फिलामेंट ही क्या है? लंबा सा पार्ट है और यही बाहर निकला हुआ रहता है। हाँ, इसके नंबर और अरेंजमेंट में क्या होगी? रेंज या वेरिएशन। एक और बात देखो, ये मान लेते हैं कि बैक्टीरिया है, ठीक? अब देखिएगा, अभी मैंने बताया कि हो सकता है ये तो हमको मिल गया फ्लैजिला, लेकिन क्या बैक्टीरिया के सरफेस पर सिर्फ फ्लैजिला ही पाया जाता है?
तो कहोगे नहीं, बैक्टीरिया में जो सरफेस स्ट्रक्चर हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो क्लियर है, कौन है, ये पढ़ चुके हो। एक क्या है? फ्लैजिला। दूसरा है पिलाई, क्या होता है बताएंगे। और तीसरा है फिम्ब्री। तो जो काम का सवाल है ये है कि बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। तो आप 3 नाम बताओगे, फ्लैजिला बताओगे, पिलाई बताओगे, फिम्ब्री बताओगे। इसमें से इसका काम क्या है? लोकोमोशन या चलने फिरने में काम आता है। लेकिन ये नीट में आया हुआ सवाल है, नॉट फॉर लोकोमोशन, ये किसके लिए नहीं है? नॉट फॉर। तो कौन से सरफेस स्ट्रक्चर हैं जिनका लोकोमोशन में कोई रोल नहीं है? तो कौन कौन है? पिलाई और फिम्ब्री। और कौन से स्ट्रक्चर जिनका लोकोमोशन में रोल है? तो है में कौन है? फ्लैजिला। अब हमको 2 लाइन इसके बारे में, 2 ही लाइन इसके बारे में पढ़ना है। देखो अगर आपसे पिलाई पूछा जाए तो क्या है, तो देखो जरा मैं बना देता हूं छोटा सा डायग्राम। ये मान लेते हैं कि बैक्टीरिया है और ये पिलाई है, तो कैसा स्ट्रक्चर है? तो कहोगे इलॉन्गेटेड। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। किस चीज का बना है? मेड अप ऑफ प्रोटीन जिसका नाम पिलिन होता है। एनसीईआरटी में इसका काम नहीं दिया है, ये तो दिया है कि ये किसमें रोल नहीं है, हैं? लोकोमोशन में नहीं, मान लिया, लेकिन कुछ तो करता होगा। तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं, लेकिन आप एक लाइन बढ़ा लेंगे। ये काहे के लिए है? तो फॉर बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। अभी आगे हम लोग लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां ये बात आपको बताएंगे। एक प्रकार का ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसका नाम कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन में कौन मदद करता है? तो यही पिलाई मदद करती है। ठीक। तो पिलाई में केवल एक क्वेश्चन, कैसा है? इलांगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, किसका बना है? प्रोटीन का बना है। काम क्या है? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो ये बढ़ा लीजिए। अब आता है फिम्ब्री। इसको देखते हैं क्या खेल है। जैसे तो देखिए, मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की सरफेस से ऐसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं, क्या कहोगे? तो कहोगे स्मॉल ब्रिसिल लाइक। कैसे होते हैं? ब्रिसिल लाइक फाइबर्स होते हैं। ब्रिसिल लाइक फाइबर होते हैं जो निकले रहते हैं स्प्राउट फ्रॉम सेल सरफेस। अभी तक एग्जामिनर ने कभी इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, लेकिन इसका एक बार फंक्शन आ चुका है। इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई वाटर बॉडी है, उसमें ये कोई बैक्टीरिया है, ये पानी के साथ बहा जा रहा है, लेकिन इसका मन है कि हम यहां रुकें इस जगह। तो कैसे रुकेगा? तो जब ये यहां पहुंचेगा तो अपने ब्रिस्टिल की मदद से एडहेयर हो जाएगा। तो अगर इसको अटैच होना है किसी चट्टान से बहते हुए पानी में, तो किसकी मदद से होगा? इसी फिम्ब्री की मदद। तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है।
हेल्प अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया किससे? रॉक इन स्ट्रीम। जानते हो क्या करेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर सारे सवाल एक साथ कभी नहीं पूछता है। अगर वो 4-5 लाइन एक साथ लिख लेगा तब तो आप पकड़ लोगे उसको। क्या करेगा? एक लाइन पूछ लेगा। कैसे? कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को चट्टान से जुड़ने में मदद करता है? तब आप सोचोगे कि वो फिम्बरी था, कि वो पिलाई था, कि वो फ्लैजिला था। तो आंसर क्या देंगे? तो फिम्बरी देंगे। अच्छा, एक और बात देखो, ये मान लेते हैं कोई होस्ट है और उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो टिश्यू से भी तो अटैच होना होगा। तो अटैचमेंट करना किससे? होस्ट के टिश्यू से। इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। विच वन हेल्प अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू होस्ट टिश्यू, या विच वन हेल्प अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम। तो आंसर क्या देंगे? तो आंसर देंगे फिम्बरी। बताओ सरफेस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? तो सरफेस स्ट्रक्चर 3 है। कौन कौन से? तो फ्लैजिला है, पिलाई है और फिम्बरी। कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर लोकोमोशन में है? फ्लैजिला। कौन लोकोमोशन में नहीं है? तो पिलाई और फिम्बरी नहीं है। तो है किसमें? तो पिलाई का पर्पज है कॉन्जुगेशन और फिम्बरी का पर्पज है क्या? अटैचमेंट। किससे? या तो रॉक से या तो किससे? होस्ट टिश्यू से। पढ़ लीजिए सरफेस स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर दूसरी दुनिया से सवाल लाएगा। सब यही दुनिया है। अभी आपको सवाल भी दिखाएंगे। देखो, देखो लिखा है बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल या क्या नॉन मोटाइल। लेकिन अगर मोटाइल होगा तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होंगे। बस यहां कहां से होंगे ये याद रखेंगे। कहां से? किस सेल मेम्ब्रेन से? सेल मेम्ब्रेन से कहा? यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन से एराइज होते हैं, जबकि यहां सेल वाल। कहते क्या हो? फ्लैजिला। बैक्टीरिया में रेंज है किस मामले में और किस मामले में? तो क्या सभी बैक्टीरिया में नंबर या सभी बैक्टीरिया में अरेंजमेंट सेम होता है? कहो कि सेम नहीं होता है। फ्लैजिला में कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन से? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। इसमें जो फिलामेंट है वो क्या है? और वही एक्सटेंड करता है कहां से? सेल सरफेस से। कह रहा फ्लैजिला के अतिरिक्त, बिसाइड का मतलब, बिसाइड का मतलब के अतिरिक्त, इसके अलावा क्या? पिलाई और फिम्बरी क्या है? तो टोटल सरफेस स्ट्रक्चर कौन से है?
तो टोटल सरफेस हो गए 1, 2 और 3। इसमें से पिलाई और फिम्बरी का रोल कहाँ नहीं है? मोर्टेलिटी या लोकोमोशन में रोल नहीं है। पिलाई क्या है? इलांगेटेड टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। किसकी बनी है? स्पेशल प्रोटीन। आगे जरा बढ़ा दीजिए बेटा। हेल्प इन कॉन्जुगेशन। फिम्बरी क्या है? तो कहोगे स्मॉल ब्रिसल लाइक हैं, फाइबर हैं। कहां से निकलते हैं? सेल से। देखो लिखा है कुछ बैक्टीरिया में फिम्बरी का काम क्या है? अटैचमेंट करना है बैक्टीरिया का। किससे? रॉक इन स्ट्रीम, बहते हुए पानी में, या किससे? होस्ट टिश्यू से। ठीक है, एक एक शब्द सवाल है, क्योंकि हो क्या रहा है, एग्जामिनर एक एक लाइन से सवाल बना रहा है। वो कोई लाइन उठा लेगा उसका कुछ पता नहीं है। आपको सारी लाइनें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और हम ये भी आपको बताते चलते, कहाँ आल करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं? आल बैक्टीरिया है फ्लैजिला, सही है, ये गलत है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। चलिए राइबोसोम, देखिए हेडिंग तो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी है, लेकिन हम 4-5 बातें राइबोसोम की अलग पढ़ लेंगे, इंक्लूजन बॉडी की अलग पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। जैसे पहला सवाल ये है कि बैक्टीरिया में राइबोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं? तो जो एनसीईआरटी में लिखा पहले वो याद रखेंगे, अटैच विद सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। इधर देखो, ये मान लेते हैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, ये राइबोसोम है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन से अटैच है, चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी पाए जाते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन से अटैच है एंड आल्सो इन साइटोप्लाज्म। एक क्वेश्चन। दूसरा, कहा बैक्टीरिया के राइबोसोम को कहते क्या हैं? तो ये वास्तव में 70S राइबोसोम होता है, और 70S राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। छोटी वाली यूनिट ये है और बड़ी वाली यूनिट ये है। छोटी वाली यूनिट कौन सी है? ये 30S है और ये 50S है, लेकिन जब एक साथ आते हैं तो 70S हो जाता है। राइबोसोम करेगा क्या? तो भैया राइबोसोम वही करेगा जो उसका काम है। वो काम क्या है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। बस इसकी खास बात देखो क्या है, होता क्या है,
बैक्टीरिया के केस में ढेर सारे राइबोसोम अटैच कर जाते हैं टू mRNA और क्या बना लेते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। कैसे, जरा देखो, मान लेते हैं कि ये mRNA है, ये क्या है, mRNA, और ये राइबोसोम है। देखो ऐसे अटैच हो जाते हैं, ढेर सारे राइबोसोम एक ही mRNA पर अटैच हो जाते हैं। इसको कहते क्या है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और ये चीज पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का पाया जाना बैक्टीरिया की पहचान है। काम क्या करेंगे, तो काम में कोई बदलाव नहीं है भैया, जो राइबोसोम करता था वही करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसलेशन। तो ये क्या करेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ mRNA कहो और चाहे क्या कहो, बात तो एक ही है। बात क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। इसका मतलब जरा समझो, जैसे ये राइबोसोम यहाँ अटैच है, तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रोटीन बनवाएगा, फिर ये अटैच है, यहाँ से यहाँ तक ये बनवाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बनवाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बनवाएगा। तो होता क्या है कि जब छोटी छोटी प्रोटीन एक साथ बनवानी होती है, जब बैक्टीरिया को छोटी छोटी प्रोटीन एक साथ बनवानी होती है, तब कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनता है। ठीक, अब इंक्लूजन बॉडी देख लेते हैं। पहला सवाल यह है कि किसी प्रोकैरियोट को, चाहे बैक्टीरिया, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, अपनी बात करते हैं। हम लोगों में अगर रिजर्व फूड है तो कहां स्टोर करोगे, हम लोगों में किस फार्म में या कहां, दोनों बातें। तो हम लोग रिजर्व फूड ग्लाइकोजन के फार्म में स्टोर करते हैं, याद है, फैट के फार्म में स्टोर करते हैं। और कहां स्टोर करते हैं, तो या तो लीवर में स्टोर करेंगे, या तो मसल में स्टोर करेंगे, या तो कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर करेंगे। हाँ या ना, क्लियर है। अब काम की बात सुने, किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने की अपनी मैकेनिज्म है। जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करें तो हमारा फूड कहाँ स्टोर होगा रिजर्व, तो ग्लाइकोजन होगा या तो फैट होगा। कहाँ होगा, या तो लीवर होगा, या तो मसल होगा, या तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो स्किन के नीचे पाया जाएगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा हो गया तो वो भी तो रिजर्व फूड स्टोर करेगा। तो रिजर्व फूड किस फार्म में स्टोर करेगा और कहां स्टोर करेगा, यही दो सवाल हैं। यूकैरियोट का तो क्लियर है ना, प्रोकैरियोट का देखो, तो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में रिजर्व फूड कहां स्टोर होगा, तो आंसर देंगे कहां स्टोर होगा, साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा। और किस फॉर्म में स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो आप आंसर दोगे इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होगा। अब इंक्लूजन बॉडी यहां ले आते हैं। पहला सवाल यह है कि इंक्लूजन बॉडी
पर कोई मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? तो आप सोचो, जिस बैक्टीरिया के पास अपने जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए मेम्ब्रेन नहीं है, उसका जेनेटिक मटेरियल नंगा है, उसके लिए मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या रिजर्व फूड के लिए मेम्ब्रेन होगी? नहीं होगी। तो पहला सवाल ये है, नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा, कहां पाया जाएगा? ये फ्री पाया जाएगा कहां? साइटोप्लाज्म में। दूसरा सवाल, ये किस फॉर्म में होगा? तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखोगे। एनसीईआरटी में लिखा है साइनो फाइसियन ग्रेन्यूल, फास्फेट ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तीन लिखा है, किस फॉर्म में होगा? तो कहोगे फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ये बात याद रखिएगा, मैं अलग से लिखे दे रहा हूं, आल्सो लिपिड एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल भी हैं। लेकिन ये लिपिड और प्रोटीन कब लगाओगे? जब हमको क्या ना मिले, हमको साइनोफाइसियन, फास्फेट और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ना मिले। जितना लिखा है इतने से ही एग्जाम में आया है, इसके बाहर से नहीं आया है। एक आखिरी सवाल, ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन, ये तीनों ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? तो कहोगे गैस वैक्यूल। अभी तक कभी नहीं पूछा गया, आया नहीं कभी, जान लीजिए। गैस वैक्यूल का कॉन्सेप्ट कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन गैस वैक्यूल का मतलब क्या है? कौन सी गैस यहां भरी होगी? कोई तो कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं ये सरफेस है वाटर, ठीक है, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में ये गैस वैक्यूल है। तो एक तो ये गैस वैक्यूल इस बैक्टीरिया की बायोंसी मेंटेन करेगा, जिससे ये इसको सरफेस पे रखे। दूसरा, चूंकि इसको फोटोसिंथेसिस करनी है, तो सनलाइट का एक्सपोजर भी तो सही होना चाहिए। तो गैस वैक्यूल की अगर पोजीशन बदलेगी तो ये बैक्टीरिया रोटेट कर जाएगा। तो गैस वैक्यूल के दो पर्पज हैं, एक तो बैक्टीरिया को सरफेस पर रखना है और दूसरा उसको रोटेट भी करना है कि उसका एक्सपोजर सनलाइट का क्या रहे, बेहतर रहे। ठीक, पढ़ लीजिए इतना।
एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर पढ़नी है। करें। राइबोसोम, यहां क्या लिखा है? प्रोकैरियोट। राइबोसोम किससे एसोसिएटेड है? लेकिन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से ही एसोसिएटेड नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। साइज, हाँ ये साइज वाला डाटा रख लीजिएगा, 15 से 20, ये क्या है? नैनोमीटर में है। इस चैप्टर में सारे डाटा माइक्रोमीटर में दिए हैं, सारे डाटा माइक्रोमीटर में दिए हैं, केवल 2 डाटा नैनोमीटर में है। एक ये नैनोमीटर में है और एक पेरी न्यूक्लियर स्पेस, अभी आगे न्यूक्लियस पढ़ेंगे वहां दिया है। केवल 2 डाटा हैं जो नैनोमीटर में है, बाकी सब, सिर्फ 2 डाटा जो है नैनोमीटर, बाकी सब माइक्रोमीटर में। ठीक है, तो ये नैनोमीटर में रखिएगा। अगर एग्जाम में लिखा जाए कि राइबोसोम का साइज 15 से 20 माइक्रोमीटर, सही है, केवल 2 डाटा नैनोमीटर में है, बाकी सारे माइक्रोमीटर में लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। ठीक, कितनी यूनिट हैं? 2। कौन सी? 50 और 30। जब ये इकट्ठा आ जाती तो 70। कहते क्या है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम कौन सी जगह है? ये वो जगह जहां क्या बनती है? प्रोटीन सिंथेसिस। चाहे प्रोकैरियोट की बात करो, चाहे बैक्टीरिया की बात करो, ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं किससे? किससे? सिंगल एमआरएनए से। और क्या बना लेता है? चेन। कहते क्या हो? पॉलीराइबोसोम, या क्या कहते हो? पॉलीसोम। राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम, काम एक ही है। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन, एमआरएनए इनटू किसमें? प्रोटीन। अब आया इंक्लूजन बॉडी। रिजर्व मटेरियल किसी प्रोकैरियोटिक सेल में कहां स्टोर होगा? देखो कैसे गलती करोगे, क्वेश्चन पूछेगा कहां स्टोर होगा और तुम कहोगे इंक्लूजन बॉडी, हो जाएगा गलत। कहां नहीं, वो तो कैसे है, कैसे स्टोर करेगा? तो इंक्लूजन बॉडी। और कहां स्टोर करेगा? तो साइटोप्लाज्म। ठीक, कहां स्टोर करेगा? साइटोप्लाज्म। किस फॉर्म में स्टोर करेगा? तब आप कहोगे क्या? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज नॉट बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन होने का कोई चांस ही नहीं है, और फ्री में पाए जाएंगे कहाँ, या फ्री होंगे कहाँ? साइटोप्लाज्म। लाई फ्री लिखा है, फ्री में नहीं है, लाई फ्री है साइटोप्लाज्म। जैसे फॉस्फेट ग्रेनुल, जैसे साइनोफाइसियन, जैसे ग्लाइकोजन। गैस वैक्यूल किसमें पाई जाएगी? किसमें पाई जाएगी? तो ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन, ये क्या लिखा है? फोटोसिंथेटिक। जल्दी नहीं रखेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है। किसमें पाई जाएगी? फोटोसिंथेटिक। जरा 2-3 क्वेश्चन दे लेते फिर यूकैरियोटिक पढ़ते हैं। चलो, ये देखो इसी साल का सब क्वेश्चन है। है इसी साल का सवाल। आसान था, कोई ऐसा मतलब लोग फर्जी हल्ला मचाएं कि पेपर बहुत कठिन आया था, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन था। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे अच्छे। ठीक, क्या आंसर होगा इसमें? इसमें मीसो सोम। अच्छा, और देखो, अभी दिखा रहे हैं एक उसका। एक क्वेश्चन उसका है, इंक्लूजन बॉडी का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये रहा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा बेटा, क्या कहोगे? तो दे रिप्रेजेंट द रिजर्व मटेरियल, सही है। नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, सही है। इन्वॉल्व इन इंजेक्शन, इंजेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। फ्री इन साइटोप्लाज्म, सही है। तो ये सही, ये सही, ये सही, तो यही क्या है? गलत। और यही गलत आपसे पूछा गया है, तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो इसी टाइप के सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया से सवाल आ जाएंगे, सवाल इसी दुनिया से आएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। देखो यूकैरियोटिक सेल, यहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का कंपेयर किया गया है। तो कंपेयर देखेंगे, जैसे पहला सवाल ये है कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा। तो आपको पहले से, अभी लिखिएगा नहीं कुछ, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, या कह सकते हो क्या पाई जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन सबसे पहला तो यही है। दूसरा सवाल यह है कि जो न्यूक्लियस होगा उसमें क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल तो प्रोकैरियोट में भी है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड एज क्या? क्रोमोसोम। ध्यान से सुनो, ये बात भी प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, ये बात भी प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। यहां पहचान हो रही है केवल। तीसरा, दूसरी बात हो गई। इसी के साथ देखो, ये एनसीईआरटी में लिखा है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका मतलब देखो क्या है। इधर देखो, मान लेते हैं ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, ठीक। अब देखिए ये पूरा साइटोप्लाज्म एक जैसा दिख रहा है। अब मैंने एक यहाँ ऑर्गेनेल बना दिया, एक यहाँ ऑर्गेनेल बना दिया, एक यहाँ ऑर्गेनेल बना दिया। अब बताओ छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बट गया कि नहीं बट गया? बट गया। तो यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। क्यों? यहां पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, दूसरी पहचान है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल पाए जाना भी तो इसकी पहचान है। तो देखो ये पहचान, ये पहचान, ये पहचान, ये पहचान, चार पहचान, ये चारों कहां हैं? एब्सेंट। किसमें? प्रोकैरियोट। और देखो कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाएंगे? यूकैरियोट में। कहाँ नहीं पाए जाएंगे? प्रोकैरियोट में। ये सब के सब बातें जितनी यहाँ लिखी हैं ये सब एब्सेंट हैं। किसमें? प्रोकैरियोट में। ये सब के सब एब्सेंट है किसमें? प्रोकैरियोट में।
लेकिन आप ये मतलब ना निकाल लीजिएगा जो कंफ्यूजन माइंड में आ सकता है कि सारी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी होती है, और यूकैरियोट में आता कौन कौन है। तो देखो कौन कौन आएगा यूकैरियोट, बताओ बेटा। तो यूकैरियोट में देखो चार, पांच किंगडम है, चार, पांच में से चार यही है, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये सब यूकैरियोट हैं। आराम से बताओ, क्या ये सब एक जैसे हैं? नहीं है। तो ये काम की बात है, ऑल यूकैरियोट नॉट सेम। क्या सेम होते हैं? क्या तो सभी यूकैरियोट सेम नहीं होते? क्यों भाई? प्रोटिस्टा और फंजाई में कुछ अंतर है, फंजाई और प्लांट में कुछ अंतर, और प्लांट और एनिमल में। तो यहाँ प्लांट और एनिमल के अंतर की बात की गई है। क्या देखें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए प्लांट, तो प्लांट की तीन पहचान है। क्या क्या? प्रेजेंस, सेल वॉल, और लार्ज, बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल, और प्लास्टिड कहो या क्लोरोप्लास्ट, ये सब के सब एब्सेंट होंगे किसमें? एनिमल में। लेकिन इसका यह मतलब भी ना निकाल लेना कि एनिमल में कुल एब्सेंट ही एब्सेंट है, सारा प्रेजेंट प्लांट में, सारा एब्सेंट एनिमल में। इसका उल्टा भी है। क्या देखो, अगर हम एनिमल की बात करें, तो यहां प्रेजेंस है किसका? सेंट्रियोल, या इसको सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं, जो कि एब्सेंट है। जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे। क्या लिखा है? एब्सेंट इन ऑलमोस्ट भैया ऑलमोस्ट काहे लिख दिए हैं? इसको हटा दें तो, अगर ऐसे लिख दिया जाए सेंट्रियोल एब्सेंट इन ऑल प्लांट, ये गलत हो जाएगा। क्यों? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? दुनिया में कुछ प्लांट हैं जिनके पास सेंट्रियोल पाया जाता है, एक्सेप्शनली लोअर प्लांट। इसमें लोअर प्लांट में, तो लोअर प्लांट सेल में कुछ में सेंट्रियोल पाया जाता है, जो कि बेसल बॉडी के फॉर्म में होता है। तो एक्सेप्शन है, इसी नाते एनसीईआरटी बहुत सावधानी से लिखी गई है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट लिखा है, ना कि क्या लिखा है? ऑल प्लांट लिखा है। पढ़ो।
देखो पहला सवाल है कि यूकैरियोट में कौन आएंगे? प्रोटिस्टा आएगा, प्लांट और एनिमल। लिखा है यूकैरियोटिक सेल की पहचान बताओ, तो ये हाईलाइट कर लो, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ। और ये किसके चक्कर में हो रहा है? तो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा? ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, क्योंकि वहां क्या है? एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। बस जेनेटिक मटेरियल का हाल बदल गया, यहाँ क्या बन जाएगा? याद रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी में लिखा जरूर है कि बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन अगर आएगा क्रोमोसोम प्रेजेंट और क्रोमोसोम एब्सेंट, तो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम क्या है? एब्सेंट है। यूकैरियोट में क्रोमोसोम क्या है? प्रेजेंट है। वहां क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्या सभी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी होती हैं? कहोगे नहीं, एक जैसी नहीं होती हैं। फिर क्या होती है? देखो, तो जो प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं वो क्या हैं? अलग अलग है। जैसे प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल, वेरी गुड, और प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सब कहाँ एब्सेंट है? एनिमल सेल में। और एनिमल सेल में क्या है? सेंट्रियोल है, जो एब्सेंट है कहाँ? ये क्या लिखा है? इसको हाईलाइट बेटा, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट है। ये ऑलमोस्ट हटा दोगे या आंसर गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। एग्जामिनर कर क्या रहा? 4 स्टेटमेंट देता है, कहता कौन से सही है। तो अगर ये स्टेटमेंट आया और ऑलमोस्ट हटा दिया तो गलत हो जाएगा। अच्छा, डायग्राम दिया है, केवल देखना है। सिर्फ ये बता दो ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? प्लांट सेल है। तो पहचान हाईलाइट कर लो। एक तो ये हाईलाइट कर लो, सेल वॉल उसकी क्या है? पहचान। सेल वॉल के साथ ही मसला किसका है? मिडिल लैमेला का। मिडिल लैमेला हम लोग सेल वॉल के साथ पढ़ेंगे। और उसी के साथ जुड़ा मसला क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। और एक ये बचा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बड़ी सी वैक्यूल, ये भी तो पहचान है। जितना हाईलाइट किए भाई इतना ही आप पहचान है। क्या क्या? सेल वॉल, मिडिल लैमेला, उसी के साथ जुड़ा प्लाज्मोडेस्माटा, वैक्यूल और क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये डिटेल में आके हम लोग पढ़ना ही है। अब ये क्या है? एनिमल सेल। यहां क्या अंतर है? तो कहां दिया भैया? सेंट्रियोल, ये दिया है। और एक ये याद रखिएगा, वहां नहीं मिलेंगे, यही मिलेंगे, क्योंकि वहां तो बाहर बाहर रिजिड सेल वॉल है, तो वहां ऐसे ऐसे फोल्ड कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता है। तो पहचान तो ये, लेकिन ये भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब ऐसा करो, एनसीईआरटी जरा खोल लो। जो भी पढ़ा है उसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। कहां से स्टार्ट किया था? मीसोसोम से। तो देखो मीसोसोम यहां से स्टार्ट, इस जगह से। लिखा है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नाम क्या है? मीसोसोम। बना कैसे है? तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहां? इनटू द सेल। ये एक्सटेंशन किस फॉर्म में? वेसिकल के फॉर्म में, टिब्यूल के फॉर्म में और लैमेली।
मीसोसोम के बारे में एक लाइन यहां लिखी, ये देख लो, यहां लिखी है, इसको टिक कर लो। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ, कहते क्या हैं, ये पहचान है किसकी, ये वास्तव में क्या है। तो हमने जो आपको बताया उसमें इकट्ठा तीनों कर दिया है, इनफोल्डिंग बता दिया है, डिफरेंशिएटेड बता दिया है और एक्सटेंशन भी बता दिया है। ये हेल्प करते हैं किसमें, सवाल हेल्प इन किसमें, सेलवाल फॉर्मेशन, साथ में और डिस्ट्रीब्यूशन किसको, दे आल्सो हेल्प इन सिक्रीशन, और इंक्रीज करते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्या, तो एंजाइमेटिक कंटेंट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और देखो कुछ प्रोकैरियोट, क्या लिखा है, कुछ प्रोकैरियोट, जैसे यहां कुछ मेम्ब्रेन एक्सटेंशन पाए जाएंगे, कहां, साइटोप्लाज्म में, कहते क्या हो, जिसमें क्या पाया जाएगा, पिगमेंट पाए जाएंगे। बैक्टीरियल सेल या तो मोटाइल या तो, अगर मोटाइल है तो यहां क्या होगा, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, बस किससे निकला है बेटा, और अगर मेम्ब्रेन लिखा होता तो, अगर मेम्ब्रेन लिखा होता तो यूकैरियोट में चले जाते, ये कहां है, प्रोकैरियोट में। बैक्टीरिया में क्या है, रेंज, किसमें, नंबर, और किसमें, अरेंजमेंट ऑफ क्या, फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम में क्या है, तीन पार्ट, एक फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट ही क्या है, और यही निकलता है सेल सरफेस। कह रहा फ्लैजिला के अतिरिक्त क्या पाई जाएगी, पिलाई, और ये भी क्या है, लेकिन इनका कहां रोल नहीं है, कहां रोल नहीं है, मोटेलिटी। पिलाई इलांगेटेड टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, किसकी बनी है, फिम्ब्री क्या है, स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइबर हैं, निकले हैं कहां से, सेल। कुछ बैक्टीरिया में इनका काम क्या है, अटैच करो बैक्टीरिया टू क्या, रॉक इन स्ट्रीम एंड होस्ट टिश्यू। फिर राइबोसोम, प्रोकैरियोट में राइबोसोम किससे रिलेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कितना है, 15 से 20 नैनोमीटर। कितनी यूनिट है, दो, एक कौन सी 50, एक कौन सी 30, इकट्ठा हो गए तो 70s हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहोगे। राइबोसोम वो जगह है होगा, ढेर सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पर अटैच होंगे, चेन बनेगी, नाम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम का काम क्या है, ट्रांसलेट करो एमआरएनए को प्रोटीन। इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का कहां स्टोर होगा, साइटोप्लाज्म, किस फॉर्म में, नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन ऑफ फ्री, एग्जाम्पल फॉस्फेट, साइनोफाइसियन और ग्लाइकोजन। गैस वैक्यूल किसमें पाई जाएगी, ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सब एनसीईआरटी जो आप नोट्स देखिए जो दिया है वो ऐसा जो ही लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा है, एनिमल है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या मिलेगा, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्यों मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड क्या है, न्यूक्लियस, साथ में इन एडिशन टू द यूकैरियोटिक सेल वैरायटी ऑफ, ढेर सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स
लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होके क्या बना लेगा, किसमें नहीं बनाएगा, प्रोकैरियोट। सभी यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल भी क्या होते हैं, अलग। कैसे, प्लांट सेल में क्या है और क्या है और क्या है, ये सब एब्सेंट है कहाँ, तो एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रियोल है जो कि एब्सेंट है किसमें, ऑलमोस्ट लिखा है बेटा, जल्दी में ना रहना, गलत हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। फिर ये डायग्राम है वही, ये प्लांट सेल का डायग्राम और ये एनिमल सेल का डायग्राम। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो गई, यूकैरियोटिक का इंट्रोडक्शन हो गया है। अगले लेक्चर पर सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे। ठीक है, बाय बाय। ये तो हम बंद